शोएब अपना सारा काम खत्म करने के बाद में अपने बड़े काम पर जाने के लिए तैयार हो गया। वो मेहरा परिवार के ऊपर हमला करने के लिए जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वो अपने पिता से एक बार मिलना चाहता था। उसके पिता ने शोएब के साथ में 20 और लोगों को भेजा और सब लोगों ने रातों रात ही मेहरा परिवार की एक प्रॉपर्टी पर हमला कर दिया। जैसे ही यह खबर जयंत और उसके साथियों को लगी तो वो गुस्से में आ गए। वो शोएब के परिवार को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन उसके पिता पृथ्वीराज शांति से काम लेना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि लियाकत उनसे लड़ना चाहता था और उसके पीछे की वजह वो ठीक से समझने की कोशिश कर रहे थे। पिछले कुछ सालों में उन्होंने देखा था कि रऊफ परिवार की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उन्हें ताकत बढ़ाने के लिए ऐसा कदम उठाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी। उन्हें यह तो पता था कि आज नहीं तो कल दोनों परिवारों के बीच ये दिन आने वाला था, लेकिन यह दिन इतना जल्दी आ जाएगा इसकी उन्हें जरा भी उम्मीद नहीं थी। पर अब जब लड़ाई शुरू हो गई तो उन्हें इस बात से ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा था। वो बस इस बात की कोशिश में लगे हुए थे कि अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो इसे जीता कैसे जाए। वो अपने कमरे में घूमते हुए इसी चीज के ऊपर विचार कर रहे थे। ठीक इसी वक्त उनके कमरे में लगा हुआ फोन बज उठा। अगर कोई बाहर का आदमी पृथ्वीराज से बात करना चाहता तो उसे सबसे पहले उनके असिस्टेंट से बात करनी पड़ती। अगर सामने वाले आदमी से बात करने की जरूरत होती तो असिस्टेंट पृथ्वीराज को फोन नहीं करता था और ना ही कभी ये लैंडलाइन बजता था। जयंत बोल रहा हूं, इधर से जयंत ने फोन उठाते ही कहा। उधर पृथ्वीराज काफी शांत नजर आ रहा था। नमस्ते पृथ्वीराज जी, मैं शोएब जी का सेक्रेटरी बात कर रहा हूं। शोएब जी आपके पिता से मिलना चाहते हैं, वो अपने पिता के साथ आना चाहते हैं। प्लीज उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए। उधर से एक आवाज आई। वो बहुत ही प्यार से जयंत से बात कर रहा था। इधर जैसे ही जयंत ने यह बात सुनी तो वो सीधा पृथ्वीराज की तरफ देखने लगा। पृथ्वीराज को यह सब बात सुनने की कोई जरूरत नहीं थी। जयंत का चेहरा देखते ही वो समझ गए कि सामने वाले ने उससे क्या बात की थी और वो उससे क्या रिक्वेस्ट कर रहा होगा, इसलिए उन्होंने सीधा हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। ठीक है, शोएब से कहना कि कल वो हमारे घर आ सकता है, जयंत ने कहा। ठीक है सर, थैंक यू। मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगी कि कल वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, शोएब के सेक्रेटरी ने कहा और फोन काट दिया। पाऊजी, कल शोएब हमसे मिलने के लिए आना चाह रहा है, वो अपने पिता लियाकत को भी साथ लाना चाह रहा है, जयंत ने आखिरकार अपने पिता को सारी बात बताते हुए कहा। जैसे ही बाकी लोगों ने ये बात सुनी कि शोएब पृथ्वीराज से मिलने के लिए आना चाह रहा था तो सब लोगों के मुंह उतर गए। कुछ लोगों को इस बात को सुनकर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो पृथ्वीराज के सामने कुछ कह नहीं रहे थे। उनमें से कोई भी पृथ्वीराज से डांट नहीं खाना चाहता था। इधर पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली और उसके बाद में सोचा कि अगर शोएब सच में उनसे मिलने के लिए आ रहा था तो मतलब साफ था कि उन लोगों ने अपनी जड़ें गहरी जमा ली थी। महेश, इस बारे में तुम्हारी क्या राय है, पृथ्वीराज ने पूछा। मुझे तो लगता है कि अगर शोएब और उसके पिता इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो उनके पास में पीछे अच्छा सपोर्ट होगा। बिना सपोर्ट के वो ऐसा कोई कदम उठा नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड में अपनी धाक जमाने के लिए और हमारे परिवार को साफ करने के लिए दूसरे लोगों से साठ गांठ जमा रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि हम लोग पिछले 100 सालों से यही काम करते आ रहे हैं और रऊफ परिवार जितने भी मजबूत लोगों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दें, हम उनसे ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन अगर रऊफ परिवार इस धंधे में उतर के और उसने पैर जमा लिए तो ये बात भी सही है कि उनकी सरकार में बहुत अच्छी पैठ हो जाएगी। मुझे तो लगता है कि वो इसी तरह का कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं। वो इस रास्ते से होते हुए सरकार में जाने की कोशिश में है। पिछले 2 सालों से ये लोग बिहार बॉयज से भी जुड़े हुए हैं और इन लोगों की उनसे लगातार बात होती जा रही है। ये लोग उनसे सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश में है। मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने जो हमला किया था उन्हीं लोगों के दम पे किया था। इस चीज़ में ये बात तो साफ पता चलती है कि उन लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट दे दिया है। बिहार बॉयज में बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं और वो लोग काफ़ी ताकतवर भी हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा परिवार खतरे में आ सकता है। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो, इतना भी अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है। भले ही बिहार बॉयज़ अपने आप में एक बड़ा नाम है और वो लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग कमज़ोर हैं या उन लोगों से आसानी से हार जाएंगे। हमारे पास में जिस तरह के मार्शल आर्ट करने वाले हैं, उनके सामने ये लड़के कट्टे और तमंचे होने के बावजूद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास में कबीर है। ये लोग कबीर के होते हुए हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। हाँ, यही सही कह रहा है। कबीर के होते हुए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारी तरफ आंख भी उठाकर देख सकें। बहुत से लोगों ने उनमें से कबीर को देखा हुआ था और जिस तरह से वो लड़ता था वो सब लोग उसके काम से काफी इम्प्रेस थे।
लेकिन इस बात से जयंत और पृथ्वीराज की चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कबीर जैसे आदमी को भी लकी ने आसानी से हरा दिया था। ऐसे में अगर उनके पास में कोई लकी जैसा आदमी होता तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप सब लोग अपने कमरे में जाइए और आराम करिए, जो भी होगा हम देखते हैं, पृथ्वीराज ने कहा। वो काफी उदास महसूस कर रहे थे। बाकी सब लोगों ने पृथ्वीराज के पैर छुए और वहां से निकल गए। वहां पर अब सिर्फ जयंत और पृथ्वीराज ही बाकी रह गए थे। तुम्हें क्या लगता है, कबीर हमारी इस मामले में मदद कर सकता है, पृथ्वीराज ने कहा। हाँ जी, अगर आप यही बात मुझसे 1 महीने पहले पूछते तो शायद मैं हाँ कर देता, लेकिन अब मुझे उसके ऊपर डाउट महसूस हो रहा है। मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। जब तक मैं जयपुर नहीं गया था तब तक मैं खुद भी कबीर को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब जब से मैंने देखा है कि वो कैसे हारा, मुझे नहीं लगता कि हम उसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं, जयंत ने अपनी वाजिब चिंता जाहिर करते हुए कहा। पृथ्वीराज ने उसकी बात सुनते ही एक गहरी सांस ली। वो जो सोच रहा था, पृथ्वीराज भी वही सोच रहा था। पृथ्वीराज को इस बात से कोई डर नहीं था कि उसकी संपत्ति उससे छिन जाएगी। उसे तो बस इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि वो अपने परिवार को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अगर वो रऊफ परिवार से हार गया तो उसके लिए बाकी लोगों को मुंह दिखा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबूजी, लेकिन मेरी नज़र में एक और आदमी है जो हमारे काम आ सकता है, लड़ने में हमारी मदद कर सकता है, जयंत ने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने जयंत के मुंह से ये बात सुनी तो उनकी आंखें थोड़ी सी ऊंची हो गई। उनके दिमाग में तुरंत ही उस आदमी का नाम आ गया जिसके बारे में जयंत बात कर रहा था। वो लकी के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज ने अपनी तरफ से लकी का नाम नहीं लिया। उनके दिमाग में ये बात थी कि लकी राधिका की सुरक्षा के लिए काम में लगा हुआ था। उन्हें मालूम था कि अगर वो लकी को यहाँ अपने लिए लड़ने के लिए बुला लेते तो फिर वो उसकी उस गार्ड वाली पहचान को बचा नहीं सकते थे, और वो ज्यादा दिनों तक गार्ड बनकर भी नहीं रह सकता। हो सकता था कि बहुत से लोग लकी की असली पहचान के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगते, और इसकी वजह से उन लोगों के सामने राधिका की पहचान भी खुल सकती थी। एक बार अगर राधिका की पहचान लोगों के सामने आ जाती तो फिर पृथ्वीराज के हिसाब से ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। वो इस चीज को अच्छी तरीके से जानते थे कि रोशन की मौत उनकी वजह से हुई थी, और इस वजह से वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाए। ऐसे में अगर वो राधिका की पहचान भी उजागर करवा देते और राधिका के साथ भी वही हो जाता जो रोशन के साथ हुआ, तो वो जीते जी ही मर जाते। बाबूजी, मैं जानता हूं कि आपको राधिका की सेफ्टी की चिंता सता रही है, लेकिन हमें साथ में ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त हमारे परिवार की भी जिंदगी और मौत पर बात बनाई है। अगर रऊफ परिवार इसी तरह से चलता रहा और वो अपने साथ में बिहार बॉयज को भी लेकर आया तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी बाबूजी। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए और भी बहुत दुख की बात होगी, जयंत ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। उसे लग रहा था कि उसके पिता इस वक्त सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मुझे लगता है कि अगर रोशन यहाँ होती और हम रोशन और राधिका के सामने ये बात रखते तो वो भी इसी बात पर हाँ करती कि हमें अपनी जान बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए लकी को मैदान में उतारना चाहिए। ऐसे वक्त में वो अपने से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते। पृथ्वीराज जयंत की बात सुनते वक्त सोफा पर बैठे हुए थे। उनके शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उनका दिल अंदर से पूरी तरीके से हिला हुआ था। वो इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं हो सकते थे कि उनके परिवार की जो इतने सालों से साख बनी हुई थी वो इतनी आसानी से खत्म हो जाए, और ना ही वो राधिका की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करना चाहते थे। बाबूजी, इसके अलावा एक और बात है, अगर लकी हमारे परिवार के लिए लड़ता भी है तो भी इससे वो जो काम कर रहा है ना उसके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में आराम से सोच कर ही डिसीजन लेना चाहिए। हमारे लिए वक्त मुश्किल है और ऐसे टाइम में हमें परिवार की तरफ देखना चाहिए, जयंत ने कहा। इधर पृथ्वीराज अपने सोफे में पीछे की ओर धंस कर बैठ गए थे। वो अपने दिमाग में ये सोच रहे थे कि इस वक्त उनके परिवार के लिए क्या सबसे ज्यादा कठिन हो सकता था। एक तरफ उन्हें एक टफ डिसीजन लेना था और दूसरी तरफ वो अपनी इस नातिन को बचा कर रखना चाहते थे जो कि पिछले 30 सालों से भी ज्यादा से उनसे दूर थी। दोनों ही बातें उनके लिए बहुत जरूरी थी और वो दोनों के बारे में बराबर से सोच रहे थे। मुझे लगता है कि पहले हमें लकी को बुलाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि वो इन सब में क्या चाहता है। अगर वो कहता है कि वो हमारे लिए लड़ना चाहता है तो हमें उसे लड़ा देना चाहिए, लेकिन अगर वो हमारे लिए लड़ने से मना करता है तो हमें भी जबरदस्ती उसके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली और फिर आखिर में अपना डिसीजन सुनाते हुए कहा, ठीक है। ये सुनकर जयंत भी खुश हो गया।
उसे पता था कि अगर एक बार लकी यहाँ आ जाता और वो उसके सामने ये सारी बातें रखते तो लकी मना नहीं करने वाला था। तुम लकी को फोन करो और उससे कहो कि कल शाम वो डिनर के लिए यहाँ आ जाए। मैं भी थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। पृथ्वीराज सोफे के पीछे की तरफ झुककर बैठ गया था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो ना तो गुस्से में थे और ना ही उन्हें इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था कि वो रऊफ से निपट सकते थे। इस वक्त उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो बूढ़े हो गए थे। जयंत भी वहां से निकल चुका था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में लकी लड़ाई करने के लिए हाँ कर देता या वो मना करके इन्हें ही मुसीबत में डाल देता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।